हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी रोशनी गुप्ता। और हम क्लास 10 के एसएसटी के साथ बढ़ रहे थे। तो ये है चैप्टर नंबर 3, मुद्रा और साख। अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे। पार्ट 1 बेस्ट तरीके से हो चुका है, एकदम अच्छे तरीके से हमने उसमें सारी बातें आपको एक्सप्लेन की कि मुद्रा क्या होता है, साख क्या होता है। और मुद्रा के बारे में पार्ट 1 में हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ले ली थी। तो ये है मुद्रा और साख का पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट में हमने क्या था, मुद्रा साख दोनों के बारे में जाना था, बट मुद्रा की फुल एक्सप्लेनेशन की थी। तो वैसे इस वाले पार्ट में हम साख को समझने वाले हैं और साख से किस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। एसएसटी के हर चैप्टर की वीडियो बन चुकी है। अगर आपको सारी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आप एग्जाम से पहले इन वीडियो को देख के अपने एग्जाम को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं यार। तो बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहले चैप्टर का नाम था मुद्रा और साख। मुद्रा साख में से हम साख को उठाते हैं कि व्हाट इज साख। जब हम साख की बात करते हैं तो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि साख क्या होता है। तो साख क्या है, एक तरह की इज्जत है, एक तरह की रिस्पेक्ट है। किस तरह की रिस्पेक्ट, अगर आप किसी से लोन लेते हैं, अगर आप किसी से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो ऋण वापस करने की जो क्षमता होती है, ऋण वापस करने की जो क्षमता होती है, उसी को साख कहा जाता है, जिसे आप क्रेडिट स्कोर की तरह भी समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि साख किस किस तरह के होते हैं। साख आप उधार के फॉर्म में कैसे, एक तो उधार लेना, किस बेस पर आपको उधार दिया जा रहा है, और उधार वापस करने की क्षमता, ये सारी चीजें साख है। अब साख के दो क्षेत्र होते हैं, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक क्षेत्र के बारे में। तो औपचारिक क्षेत्र क्या है, औपचारिक क्षेत्र मतलब ऐसी जगह से लोन लेना, ऐसी जगह से लोन लेना जहां पर अच्छी तरीके से आपको लोन दिया जा रहा हो, जैसे बैंक, जहां पे सारी चीजें फॉर्मल तरीके से रिटर्न में आपसे फॉर्म भरवाया जा रहा है, आपको सब कुछ बताया जा रहा है कि हाँ ये इंटरेस्ट है, आपको इतने दिनों बाद लोन वापस करना पड़ेगा, उससे पहले आप पे कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। ये सारी क्या है, औपचारिक ऋण है। अब बात करते हैं अनौपचारिक ऋण। अनौपचारिक ऋण जैसे कि हम साहूकारों से ले लेते हैं, रिश्तेदारों से ले लेते हैं, फिर वो क्या बनाते हैं, हम पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं कि भाई अब ऋण वापस कर दो, या फिर अभी हमारा लोन दे दो, अब अभी हमें जरूरत है। तो इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, अनौपचारिक ऋण। तो हम आज की वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि औपचारिक ऋण क्षेत्र और अनौपचारिक ऋण क्षेत्र में क्या अंतर है। या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि ऋण के औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र क्या है, उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं औपचारिक क्षेत्रों के बारे में। तो ये आ रहे हैं आपके औपचारिक क्षेत्र। सबसे पहला है बैंक और सहकारी समितियां। हम जो ऋण है, औपचारिक ऋण है, वो कहां से लेते हैं, तो हम दो जगह से लेते हैं। एक है बैंक और दूसरा है सहकारी समितियां। बैंक आप सारे लोग जानते हैं, सहकारी समितियां भी वैसी होती है जो फॉर्मल तरीके से आपको क्या करती है, ऋण प्रोवाइड करवाती है। सेकंड थिंग है पूर्व निश्चित ब्याज दर। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहला क्या फायदा है कि हम बैंकों से लेते हैं तो कोई दबाव नहीं होता। दूसरा पूर्व निश्चित ब्याज दर, यानी कि जो ब्याज का दर है, जो इंटरेस्ट का रेट है, वो पहले से ही फिक्स होता है कि अगर हम 5% लेंगे तो हम 5% इंटरेस्ट लेंगे, आप पे कोई भी फालतू का दबाव नहीं बनाया जाएगा। थर्ड वाला पॉइंट है उधार लेने वाले का शोषण नहीं। अगर आप औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं, बैंकों से ऋण लेते हैं, सहकारी समितियों से ऋण लेते हैं, तो आप जो उधार लेने वाला है, जो उसको क्या होगा, उसको किसी भी तरीके से शोषण नहीं किया जाएगा, डोमिनेट नहीं किया जाएगा। चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ऋण वापसी के लिए अनावश्यक दबाई नहीं। ये तो भाई शुरुआत से बताता आ रहा हूं कि अगर आप औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं तो आप पे किसी भी तरह का दबाव नहीं बनेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, इस साइड डालेंगे औपचारिक क्षेत्र और ये 4-5 पॉइंटों को लिख देंगे। फिर क्या होगा, इधर अनौपचारिक क्षेत्र को लिखेंगे और देखो इधर ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। पहला, महाजन, साहूकार और रिश्तेदार, इन सारे लोगों से हम अनौपचारिक ऋण लेते हैं। सेकंड पॉइंट, अनिश्चित और अधिक ब्याज दर। अगर आपको औपचारिक याद है तो बस पलट के ही तो लिखना है, इसको क्या करना है, उधर ब्याज दर निश्चित था, इधर ब्याज दर क्या है, अनिश्चित है। थर्ड वाला पॉइंट, उधार लेने वाले का शोषण होता है। औपचारिक क्षेत्र में उधार लेने वाले का शोषण नहीं होता, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में क्या होता है, उधार लेने वालों का बहुत शोषण होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, गांव में जो जमींदार होते हैं वो लोन देते हैं, फिर क्या होता है, तुरंत दबाव बनाने लगते हैं, लोन वापस करो, लोन वापस करो। फिर क्या करते हैं, उनकी जो जमीन होती है, कागजात, उन्हें हड़प लेते हैं। तो मेन मकसद उनका वो हड़पना ही होता है, इसलिए वो दबाव बनाते हैं। बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर। कर्ज जाल में फंसने की संभावना होती है। व्हाट इज कर्ज जाल, कर्ज जाल क्या होता है, कर्ज जाल, कर्ज जाल का मतलब होता है कि जब हम एक लोन लेते हैं उसे चुका नहीं पाते, तो उसको चुकाने के लिए हम एक और लोन ले लेते हैं, फिर उसे भी नहीं चुका पाते, फिर एक और लोन ले लेते हैं। तो ऐसे जब हम कई सारे कर्ज ले लेते हैं तो इसे कहा जाता है कर्ज जाल या फिर ऋण जाल। ये भी एग्जाम में पूछता है कि ऋण जाल क्या है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि साख जो है वो संपत्ति के रूप में कैसे कार्य करती है। यानी कि संपत्ति मतलब क्या होता है, असेट्स,
यानी कि लोन लेना भी हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है ये आपको बताना है। क्या क्वेश्चन था कि साख संपत्ति के रूप में किस प्रकार कार्य करती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसके बाद एक और होता है कि साख ऋण जाल के रूप में कैसे कार्य होती है। ऋण जाल मैंने अभी आपको समझाता है, एक बार और समझाऊंगा। अभी बढ़ते हैं कि साख संपत्ति के रूप में कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले देखना, एक भाई साहब थे हमारे तेजूलाल, जो मिस्टर तेजूलाल थे वो बहुत तेज थे। उन्होंने क्या किया कि फेस्टिवल का टाइम था, किसका टाइम था, फेस्टिवल का टाइम था। तो उन्होंने क्या किया, एक जगह से 1 लाख रुपए का क्या ले लिया, उधार ले लिया। 1 लाख रुपए कहां से लिया, फॉर्मल तरीके से ले लिया, मान लो औपचारिक क्षेत्र से लिया, 1 लाख रुपए का उधार ले लिया। 1 लाख उधार पे उन्हें लगभग 20,000 रुपए इंटरेस्ट देना था, है ना, लगभग 20% इंटरेस्ट था, इतना ज्यादा इंटरेस्ट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि तेजूलाल ने देखा कि अभी फेस्टिवल का टाइम है, अभी त्योहार का टाइम है। वो 1 लाख रुपए के क्या हुए, मान लीजिए जूते लेके आ गए। वो 1 लाख रुपए के जूते लाने का तो उन्होंने मार्केट में लगाया और उसे बेच डाला। यानी कि 2 महीने के 3 महीने के अंदर ही, 2 महीने के अंदर उन्होंने सारे जूते बेच डाले और 1 लाख पे लगभग 3 लाख रुपए तक उसे पहुंचा दिया। यानी कि 1 लाख के जूते उन्होंने 3 लाख के बेच दिए। अब क्या हुआ, जब उनके हाथ में 3 लाख रुपए आ गए तो उसमें से 1,20,000 तो उन्होंने वापस कर दिया और 1,80,000 उनके पास बच गए। तो यह है साख संपत्ति के रूप में। अब बात बनती है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, यही लिखना भाई जो मैंने बोला ना। आप खुद से कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं जहां पर क्या क्या करना है आपको कि कहीं से उधार दिलवाना है, उसे फायदा करवाना है और उधार वापस करवा देना है। अगर आप ऐसे एक्सप्लेनेशन करके एक स्टोरी सुना देते हैं तो इसी को कहा जाएगा साख संपत्ति के रूप में, यानी कि आपने लोन लिया और उससे फायदा कमा लिया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब यहां जानेंगे कि साख ऋणजाल के रूप में कैसे कार्य करता है। तो एक थे हमारे मिस्टर लल्लूलाल। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये तेजूलाल को देखते हैं कि भाई 1 लाख रुपए लिया और इसने तो बहुत अच्छा कमा लिया। इनने क्या किया, इनने भी 1 लाख रुपए का उधार लिया और जब इनने 1 लाख रुपए का उधार लिया तो इनने क्या किया, भैया हम फसल उगाएंगे। क्या उगाएंगे, फसल। उन्होंने 1 लाख रुपए लिए लेकिन 1 लाख रुपए में ये गलती कर गया। इसने क्या किया, इसने बीजें खरीदी बट अच्छी क्वालिटी की नहीं खरीदी। इसने वहां थोड़े पैसे बचाने की कोशिश की कि भैया ब्याज भी तो वापस करना है, क्या पता प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसने कुछ ऐसी मेंटेलिटी बनाई, उसने बीजें अच्छी नहीं खरीदी, पहली गलती। उसके बाद क्या हुआ, उसने ना अच्छे उर्वरक खरीदे और ना ही सिंचाई के अच्छे साधन जुटा पाया। लेकिन उसने फसल तो उगाई, 1 लाख रुपए लगाए और उसने फसल उगाई, लेकिन फसल प्रॉपर नहीं उग पाई। उसकी वजह से जो फसल उसकी उगी वो लगभग 40 से 50,000 रुपए में ही बिक पाई। अब क्या हुआ, उसको 50,000 रुपए का ये तो लॉस हुआ, प्लस उसे 20,000 का इंटरेस्ट भी चुकाना है। तो अब क्या हुआ कि वो इस कर्ज के नीचे दब गया। एक तो उसने मेहनत भी की, मेहनत के पैसे मिले नहीं, उल्टा उसे देना ही पड़ गया। एक तो उसने बेचारे ने फसल उगाई, खेती की, उसमें इतनी मेहनत लगी, उसको जो 1 लाख रुपए ले रखा था वो भी गया, है ना। अब सिर्फ बच रहा है उसके पास 50,000 रुपए, उसे 70,000 रुपए और कहीं से इकट्ठा करना है। तो मान लो 50,000 तो वो वापस कर देगा, अब बचे 70,000 कहां से लेके आएगा, प्लस अपने घर वालों को खिलाना पिलाना भी तो है। तो क्या करेगा, एक और कर्ज लेगा। अब जब वो एक और कर्ज लेगा तो उससे इसी को कहा जाता है ऋण जाल, की एक कर्ज को चुकाने के लिए जब दूसरा कर्ज लिया जाता है तो उसे ऋण जाल कहा जाता है। तो मिस्टर लल्लू लाल क्या करेंगे, अब इस ऋण जाल के बीच में दब जाएंगे। तो ये था आपका ऋण जाल, यानी कि आपका साख संपत्ति के रूप में और साख ऋण जाल के रूप में। अगर इन सारी चीजों की आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करते ही डायरेक्ट ये आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और ऐसे आपको हर वीडियो के नीचे पीडीएफ नोट की लिंक मिल जाएगी। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस वीडियो के नीचे उस पीडीएफ को ले लें। कुछ वीडियो के नीचे नहीं है, जल्दी मैं उसे अपडेट कर दूंगा, वहां भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तृत करना क्यों आवश्यक है। यानी कि हमारा जो भारत है औपचारिक ऋण क्षेत्र को क्या करना है, बढ़ाना है। जो आपका औपचारिक ऋण क्षेत्र होता है मतलब फॉर्मल तरीका, मतलब बैंक को बढ़ाना है ताकि किसी का भी शोषण ना हो पाए। तो हमें क्या करना है, क्यों जरूरी है ये बताना है। तो अगर ये बताने क्यों जरूरी है तो सोचो क्या करना पड़ेगा, आपको अनौपचारिक ऋण क्षेत्र की बुराइयां करनी पड़ेगी कि भैया अनौपचारिक ऋण क्षेत्र बुरा है, इसी वजह से तो औपचारिक ऋण क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है। तो खुद ही सोचा करो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि औपचारिक ऋण क्षेत्र को बढ़ाना क्यों जरूरी है, तो इसका मतलब है अनौपचारिक ऋण क्षेत्र की बुराई करनी है। अगर बुराई करोगे तभी पता चलेगा कि औपचारिक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं बुराइयों की ओर मतलब इसके नेगेटिव पॉइंट की ओर, जो हमारे अनौपचारिक ऋण क्षेत्र है। भैया अनौपचारिक जो ऋण क्षेत्र है वो नेगेटिव तो है, क्यों, क्योंकि देखो साहूकारों से लेते हो आप, रिश्तेदारों से लेते हो, जमींदारों से लेते हो, तो वो क्या करते हैं कि लोन तो देंगे, कई तरह से घुमा फिरा देते हैं। जैसे वो एनुअली इंटरेस्ट नहीं लगाते, मंथली इंटरेस्ट लगा देते हैं। मान लो यार अगर हमें एनुअली इंटरेस्ट देना तो बेशक 10% इंटरेस्ट देना हो चल जाएगा, लेकिन 5% अगर हर महीने देना हो ना तो नुकसान करता है। तो वो लोग ऐसे हमें धोखे में रख देते हैं कई तरीके से और बाद में हमारी चीजों को हड़प लेते हैं। प्लस वहां पे कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंट भी नहीं होता, तो वहां झूठ फरेब की भी चीजें आ सकती हैं। तो बढ़ते हैं कि कैसे हमारा जो औपचारिक ऋण क्षेत्र है वो जरूरी है।
पहला पॉइंट, अनौपचारिक स्रोतों से ऋण आसानी से प्राप्त होता है परंतु शोषण अधिक होता है। जो आपका अनौपचारिक ऋण क्षेत्र है उसमें ज्यादा लफड़ा नहीं करना पड़ता, बहुत आसानी से लोन मिल तो जाता है लेकिन वहां पे शोषण का भी खतरा रहता है। बैंकों में देखते हो लोन इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन अगर लोन मिल गया तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से चुका लेते हो। लेकिन जो आपके ये वाले जमींदार वाले होते हैं, यहां से लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है लेकिन जब चुकाने की बारी होती है तो कई तरीके से वो लोग हमारा शोषण करते हैं। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। ब्याज की दरें अनिश्चित तथा उच्च होती हैं। जो हमारे अनौपचारिक ऋण क्षेत्र है, साहूकारों वाले हैं, इसमें क्या होता है कि ब्याज की दरें क्या होती हैं, बहुत ऊंची होती हैं और साथ ही साथ अनिश्चित होती है, मतलब फिक्स नहीं होती। वो लोग कुछ भी बाद में झुठला देते कि नहीं ये नहीं ये था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गरीब और अशिक्षित लोग आसानी से ऋण जाल में फंस जाते हैं। ऋण जाल मैंने आपको समझाया, ऋण जाल क्या होता है कि जब हम एक लोन को वापस करने के लिए दूसरा लोन लेते हैं तो इसे ऋण जाल कहते हैं। और जो हमारे गरीब और जो अशिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या करते हैं, इस ऋण जाल में फंस जाते हैं। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों पर निर्भरता। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के लोग किस पर निर्भर करते हैं, वो डायरेक्टली साहूकारों पर निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है, वहां पे इतने ज्यादा बैंक्स नहीं है, अगर है भी तो उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, और अगर एक्टिव भी है तो वहां के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं। अगला पॉइंट है ऋण सरलता से उपलब्ध कराना। जो आपका औपचारिक ऋण क्षेत्र है, बेशक वहां थोड़ी कठिनाइयां होती है लेकिन आपको ऋण अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है तो आसानी से मिल जाता है। बुक में तो ऐसा ही लिखा हुआ है, रियलिटी तो बहुत अलग होती है। आपको बैंक में इतनी आसानी से लोन नहीं मिल पाता, लेकिन एग्जाम में नंबर चाहिए ना, एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा कि बहुत ही सरलता से आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। सो होप फ्रेंड्स आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और भी क्वेश्चंस इसके थर्ड पार्ट में लेके आएंगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ क्या कि पता है, जैसे आपका अर्थशास्त्र की बुक है, पूरी बुक का जितने भी चैप्टर है सारे एमसीक्यू उठा के, लगभग 60-70 एमसीक्यू उठा के एक वीडियो बना दो, ताकि हर बुक के 4-5 वीडियो में सारी बुक के आपके एसएसटी के एमसीक्यू खत्म होंगे। अगर ये सजेशन अच्छा लगा हो तो बताना, मैं ट्राई करूंगा, अगर नहीं बताओगे तो नहीं ट्राई करूंगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक ये सारी वीडियो भी देख लो, ये भी एसएसटी की वीडियो और कुछ पुरानी वीडियो है, और मैथ्स मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन करा रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट की लिंक है, मस्त तरीके से रिवीजन करा रखी है, देखोगे मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स।